बनाते हैं या जो भी बनाते हैं वो इनमें मिक्स कर सकते हैं प्रॉपर्ली और इनमें बना सकते हैं। हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एक खास बात ये होती है कि इनमें एक रिंग होती है, यानी कि ये रिंग जो है ये दर्शाती है कि इस लेवल पे आकर के आपका जो भी सोल्यूशन है या जो भी रिएजेंट है वो उस ml कैपेसिटी तक का आ गया है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि ये 1000 ml कैपेसिटी का है, तो इसकी जो ये रिंग है, जब हमारा रिएजेंट या सोल्यूशन जो भी हम डाल रहे हैं वो इस लेवल पे आ जाए, वो इस रिंग पे आ जाए, तो वो ये सिग्निफाई करता है कि अब हमने 1000 ml का अपना रिएजेंट इसमें डाल दिया है। तो हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एज वेल एज जो हमारे ग्रेजुएटेड यानी कि मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, ये हमारे एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए यूज होते हैं, ना कि अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट्स के लिए हमारा कोनिकल फ्लास्क और बीकर यूज होता है। एक बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि जो हमारे मेजरिंग सिलेंडर्स हैं इन्हें हम मिक्सिंग के बिल्कुल नहीं यूज करते हैं। इन्हें हम सिर्फ जितना ml हमें एक कंटेंट जो दिया जाता है उसके ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, और वो भी एक्यूरेट ट्रांसफर, एक्यूरेट ml के लिए। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं की जाती है। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम मिक्सिंग कर सकते हैं, और जब भी हम इसमें कोई भी मिक्सिंग कर रहे हो तो हम इसको ये इंश्योर करें, हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जितना हमने डाला है, सपोज ये 1000 ml का हमें जो सोल्यूशन बनाना है, हम उसको बनाने से पहले 2/3 लेवल तक अपना जो भी हम उसमें सोल्यूशन एज वेल एज सॉल्वेंट जो भी यूज कर रहे हैं उसे सिर्फ 2/3 लेवल तक डालें, ताकि हम उसमें जो है प्रॉपर मिक्सिंग कर सकें उसे इस तरीके से हिला करके। और जब हमें लगे कि अब मिक्सिंग यूनिफॉर्म हो गई होगी, तो तब हम जो है उसको उसकी रिंग के लेवल तक का उसको पूरी उसकी वॉल्यूम जो है मेकअप कर सकें। ये है हमारा टाइट्रेशन स्टैंड। ये हमारी टाइट्रेशन पे हम जो ब्यूरेट यूज करते हैं, जिसे ब्यूरेट कहा जाता है। और टाइट्रेशन हम मेनली ऑर्गेनिक कार्बन में अपना करते हैं, बाकी और टेस्ट भी हैं जिसमें टाइट्रेशन इन्वॉल्व होता है। इस टाइट्रेशन को करने के लिए जो हमारा ब्यूरेट है और ये ब्यूरेट स्टैंड है, इस ब्यूरेट में हम अपना रिएजेंट भरते हैं, और इस नॉब के थ्रू, इस नॉब को हल्के हल्के घुमा करके जो हमारा जो भी रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि बूंद बूंद करके रिलीज कर सकते हैं। इसमें हमें जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि जब हम इसमें अपना रिएजेंट फिल करें, तो उसको फिल करने के बाद होता यह है कि एक आर्क बनता है। तो उस आर्क का जो मेनिस्कस है, वो मेनिस्कस हमारे इस ग्रेजुएशन का जो रिंग है, ग्रेजुएटेड रिंग है, उस रिंग के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। यानी कि आर्क का ऊपर वाला पार्ट हमारी रिंग के साथ कोइंसाइड ना करे, पर जो मेनिस्कस है वो मेनिस्कस हमारी रिंग के साथ कोइंसाइड करे। और इसमें एक चीज जो देखने वाली बात ये है कि क्योंकि आप देख सकते हैं कि ब्यूरेट जो है ये नैरो है, इस नैरो जितना हमारा कोई भी ग्लासवेयर नैरो होगा तो उसमें जो आर्क है वो उतना ही विजिबल होगा, वो उतना ही प्रॉपर होगा। अगर हम कंपेयर करें अपने मेजरिंग सिलेंडर से, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर इसके कंपैरिजन में ज्यादा वाइडर है, तो इस वजह से इसमें आर्क फॉर्म नहीं होता है। इसमें जो लेवल रहता है वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लेवल की तरह दिखेगा और आपको इसमें आर्क नहीं मिलेगा, जबकि आप अपने ब्यूरेट में वो आर्क देख सकते हैं। उसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो हमारा ये 1000 ml कैपेसिटी का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इस पे हमने डिस्टिल वाटर भरा है। और जब डिस्टिल वाटर भरा है तो ऊपर आप इसका एक आर्क देखेंगे। अब इस आर्क के साथ हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आर्क का जो मेनिस्कस है वो मेनिस्कस हमारे ये रिंग के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मेनिस्कस है आपका, वो हमारी रिंग जो रिंग हमें ये दर्शा रही है कि ये 1000 ml कैपेसिटी का है, उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आप एक बार इसमें ध्यान से देख लें कि हमारा जो मेनिस्कस है वो इस रिंग के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बाकी कुछ ग्लासवेयर्स जिन्हें हम पहले मेंशन कर चुके हैं। जैसे कि आपके पास ये है, ये पिपेट है, और यहाँ पे जो मैं आपको पिपेट दिखा रही हूँ ये 10 ml कैपेसिटी का है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये रिंग्स बनी हुई है यहाँ पे, जो कि अलग अलग लेवल को दर्शा रही है, यानी कि ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो हम जब अगर 10 ml कोई भी सोल्यूशन ट्रांसफर कर रहे हो अपने पिपेट के द्वारा, तो जैसे कि ये पिपेट खासकर इसमें ये आप देख सकते हैं कि इतना ये रिंग है जो कि दिखाती है कि यहाँ से यहाँ तक के आपकी 10 ml की कैपेसिटी है।
इसके बाद जो नीचे है ये 10 ml में आप इंक्लूड ना करें, यानी कि जब आप इसमें से अपना रिएजेंट डाल रहे हो तो जब आपका रिएजेंट इस लेवल पे आ जाए तो आप यहाँ से रिएजेंट डालना बंद करें, यानी कि आप अपना थंब इसमें वापस रखेंगे तो वो रिएजेंट का लेवल यहाँ पे आके रुक जाएगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे रिएजेंट बच जाता है या कोई भी सोल्यूशन बच जाता है, उसे आप अपने मुंह द्वारा उसे ना निकालने की कोशिश करें और ना उसे सक करें, इसलिए आप इसको हल्के हल्के छोड़ देंगे तो ये जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ पार्ट है, वो खुद ही इससे निकल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये फनल दिखाई थी। फनल का पर्पस हमने दिखाया था कि जब भी हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो अपना जो फिल्टर पेपर होता है वो इसको रख करके करते हैं, इस पे रखते हैं और इसके द्वारा हम फिल्ट्रेशन करते हैं। दूसरी चीज ये है, कभी भी आप कुछ सोल्यूशन या कुछ रिएजेंट, मान लीजिए डिस्टिल्ड वाटर ही डाल रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पे अगर आप ऐसे रख के डालेंगे तो आप ज्यादा एक्यूरेटली उसे डाल सकते हैं, क्योंकि जो गिरने का आपका रिस्क है वो इसके साथ मिनिमाइज हो जाता है। सारा सोल्यूशन इसी के थ्रू जाकर के सीधे यहाँ पे फिल हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये स्टिरर बताया था। स्टिरर हमारा घोलने के पर्पज पे ही काम आता है। जब भी हम सॉइल को, अपनी मिट्टी को किसी भी डिस्टिल्ड वाटर में या किसी भी रिएजेंट में या कोई भी सोल्यूशन में या एक्सट्रैक्टिंग सोल्यूशन में मिक्स कर रहे हो तो अब हम इस स्टिरर से उसे अच्छी तरीके से घोल सकते हैं। ये हमारा रबर है जो कि इस तरीके की पिपेट के लिए यूज किया जाता है। इस रबर को पूरी तरीके से जब हम स्क्वीज कर लेते हैं तो हम अपनी पिपेट रॉड पे से कनेक्ट करते हैं और इसको जब हम हल्के हल्के इस रबर को छोड़ेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन हमें लेना है या रिएजेंट जो लेना है वो हल्के हल्के उसके ऊपर चढ़ता जाएगा और जब आपका लेवल मीट आउट हो जाए तो आप इस रबर को आराम से निकाल करके अपने थंब को प्लेस करके यहाँ पे उस लेवल को रोक सकते हैं। ये पीएच मीटर है। मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके साथ एक पावर कोड आता है और एक कंबाइंड इलेक्ट्रोड जो पीएच रीडिंग करता है और एक टेम्परेचर प्रोब आता है। मैं आपको समझाता हूँ उसको कैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच करते हैं। ये देखिए पीछे ये बैक साइड है, इसकी बैक साइड में लिखा हुआ है पीएच और ये डिग्री सेंटीग्रेड का सिंबल है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड का है वो टेम्परेचर के लिए। ये बीएनसी सॉकेट है और ये टेम्परेचर प्रोब हम इस बीएनसी सॉकेट में लगाएंगे और ये कंबाइंड इलेक्ट्रोड का है वो इस बीएनसी पीएच वाले बीएनसी सॉकेट में इसको हम लगाएंगे। और ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए है, यहाँ पावर कोड लगेगा और इस सॉकेट को ऐसे लगाएंगे। ये ऑन ऑफ स्विच है और ये प्रिंटर के लिए, आप प्रिंट आउट निकालना चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपका पीएच का जो भी रीडिंग है सैंपल का वो आपको रीड आउट प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये फ्यूचर यूज़ के लिए, अभी इसको ये एप्लीकेबल में नहीं है, ये फ्यूचर यूज़ के लिए पीसी लगाने के लिए। ये जब सॉकेट से लगाए तो इन्होंने इसको घुमाते हुए लगाया और इसको वापस घुमाया ताकि इसका नॉब परफेक्टली इस पे बैठ जाए। एक नॉच है, वो नॉच इस नॉच में मिला के इसको घुमाना है, प्रेस करके। और अब हम आगे बात करेंगे कैलिब्रेशन की। पहले हम इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पीएच मीटर लिखा होगा, फिर कौन सा वजन है, फिर ये 5 मोड्स आ जाएंगे, पीएच, रिलेटिव मिलीवोल्ट, ईसीटी मिलीवोल्ट, टेम्परेचर और 5। अभी कैलिब्रेशन के लिए हमको पीएच मोड में जाना है और यहाँ 1 प्रेस करके एंटर देना है। तो इसमें मेजर और कैलिब्रेट पीएच 2 ऑप्शन आएंगे। उसमें हम कैलिब्रेशन करने के लिए कैलिब्रेट प्रेस करेंगे, सेकंड नंबर, एंड एंटर। अभी कैलिब्रेशन में भी 2 टाइप के कैलिब्रेशन है, स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन एंड ओपन कैलिब्रेशन। हम स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन में जाएंगे। अभी कैल डेटा विल बी लॉस्ट और मिलीवोल्ट दिखा रहे हैं और उसका टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी जो पुराना जो कैलिब्रेशन डेटा है वो डिलीट हो जाएगा अगर हम यस देंगे तो, क्योंकि अभी नए फिर से हमको कैलिब्रेट करना है तो नया डेटा सेव करना पड़ेगा। अभी टेम्परेचर कंपोजिशन ऑटो और मैनुअल 2 ऑप्शन है।
अभी ऑटो करेंगे तो ये ATC प्रोब काम करेगा। अगर हमारे पास अगर ये नहीं है तो हम मैन्युअल भी इससे कर सकते हैं कैलिब्रेशन। और उसके लिए हमको पहले सॉल्यूशन का टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेज़र करना पड़ेगा और वो टेम्परेचर मैन्युअली इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऑटो कैलिब्रेशन में जाएंगे हम, तो 1 सिलेक्ट करेंगे हम, तो ये ऑटो टेम्परेचर कंपनसेशन हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम बफर सोल्यूशन बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए पहले मैं आपको इन सारे इंस्ट्रूमेंट से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ है। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो रॉड है इसे हम स्टीयरिंग रॉड कहते हैं, जो कि सोल्यूशन को अच्छे से घोलने में मदद करता है। उसके बाद इसके बगल में है ये कैप्सूल बॉक्स, ये है बफर कैप्सूल, और आप इस पे देख रहे हैं यहाँ pH 7.0 लिखी हुई है। तो हम जो बफर सोल्यूशन बनाएंगे वो 7 pH के लिए बनाएंगे। इसके बगल में है हमारा छोटा बीकर, जिसमें कि हम डिस्टिल वाटर और बफर कैप्सूल को घोलेंगे। उसी के लेफ्ट पे है ये मेजरिंग सिलेंडर। इस मेजरिंग सिलेंडर में आप देख रहे हैं कि एक स्केल्स दी हुई हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड लाइकवाइज 100 ml के लिए। तो इसे हम इसको काम में लाएंगे जब हमें अपना डिस्टिल वाटर 100 ml तक की उसके क्वांटिटी में चाहिए होगा, तब हम इस मेजरिंग सिलेंडर का काम यूज करेंगे। उसके बगल में है ये बीकर, जिसमें हमने डिस्टिल वाटर रखा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम एक बफर सोल्यूशन बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो हमारा ये डिस्टिल वाटर है, इसे हम अपने मेजरिंग सिलेंडर में 100 ml तक की क्वांटिटी तक लेंगे। आप देख रहे हैं कि अब ये मेजरिंग सिलेंडर आपको दिखा रहा है कि कितना ml डिस्टिल वाटर हम इसमें डाल चुके हैं। अब देखिए, ये अभी 100 नहीं पहुंचा है। अब आप देख सकते हैं आराम से कि डिस्टिल वाटर की जो क्वांटिटी है वो पूरे 100 ml तक रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इस डिस्टिल वाटर को मेजरिंग सिलेंडर से मैं इस बीकर में डालूंगी, और इस बीकर में को मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये 100 ml का बीकर है। अब देखिए कि इस तरीके से मैंने 100 ml डिस्टिल वाटर को 100 ml की बीकर में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बफर कैप्सूल है pH 7.0 pH की, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से, कि आपकी ये बफर कैप्सूल में एक लेबल लगी होती है, उसके नीचे ये लिखा होगा कि ये कितने pH की कैप्सूल्स हैं इसमें। तो हम बफर सोल्यूशन बनाने के लिए सिर्फ एक ही कैप्सूल एक बार में यूज करते हैं। ये है वो बफर कैप्सूल, ये 7.0 pH की बफर कैप्सूल है। अब यहाँ पे ध्यान देते हुए अब देखें कि ये हमारा डिस्टिल वाटर है, और ये जो pH बफर कैप्सूल है, इसको हम इसमें 2 पॉइंट्स एक पॉइंट होता है जिसको हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और जो इसके अंदर का पाउडर होता है वो इसमें आ जाता है। अब फोकस करते हुए देखिए कि हमारी जो पाउडर है वो हमारे कैप्सूल से बिल्कुल निकल चुकी है, और ध्यान दीजिए कि इसमें बिल्कुल भी पाउडर नहीं छूटना चाहिए। अब हम अपने स्टीयरिंग रॉड की मदद से pH बफर को अपने डिस्टिल वाटर में घोलने की कोशिश करेंगे, और इसे तब तक घोलते रहें जब तक आप ये ना देखें कि आपको एक समानांतर सोल्यूशन मिल गया है। इसी तरह अब आप इसको पूरी तरीके से घोल लें। इस तरीके से हम एक pH बफर सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि किस तरह से हमने 7 pH का बफर सोल्यूशन तैयार किया है, तो मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि इसी तरीके से, इसी प्रकार से हमने 4.0 pH और 9.2 pH के लिए भी बफर सोल्यूशंस तैयार किए थे। अब ये देखिए, इस पे फोकस करते हुए मैं दिखा दूं कि ये 4.0 pH का बफर कैप्सूल का बॉक्स है, और इसी से बना हुआ ये बफर सोल्यूशन है हमारा, जो कि हमारी 4.0 pH के लिए है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तारीख को आप ये बफर सोल्यूशन बनाएं और जितने pH का आपने बफर सोल्यूशन बनाया है वो मार्क करना आपकी बोतल में बहुत जरूरी है, और इसको एक प्रॉपर कंटेनर में और एक प्रॉपर बोतल में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको मार्क नहीं करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ आपको दिखाया कि 4.0 pH का भी मार्क किया है, 9.2 का भी मार्क किया है, और हमने इनके सेपरेट बफर सोल्यूशंस बनाने के बाद इन्हें सेपरेट हाइजीनिक क्लीन कंटेनर्स में, क्लीन बॉटल्स में रखा था, और उसके बाद हमने इनकी कोडिंग की है अलॉन्ग विद द डेट। तो इसका मतलब ये है ताकि बाद में अगर कोई व्यक्ति इसे यूज में ला रहा हो तो कंफ्यूजन अवॉइड हो सके। अब हम बात करेंगे जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है
उसका पीएच नापने के लिए। अब हम 20 ग्राम सैंपल लेंगे 20 ग्राम मेजरमेंट के लिए। अब ये लगभग 20 के करीबन पहुंचने वाली है। अब देखिए जैसे कि ये 20 से ज्यादा हो गया है तो हमें मिट्टी इसमें से कम करनी पड़ेगी। अब हम देख सकते हैं कि हमारा मीटर जो है 20 ग्राम दिखा रहा है, यानी कि हमें इतना ही सैंपल लेना है। अब हम लेंगे अपना एक फ्लास्क और ये 20 ग्राम सैंपल पहले 20 इस अपने इस बीकर में डाल दिया। बीकर में डालने के बाद इसमें हमें डालना है 50 ml डिस्टिल्ड वाटर। अब ये बन गया हमारा सॉइल सोल्यूशन। अब ये सॉइल सोल्यूशन जब बना है तो हमें इसमें मिट्टी घोलने की जरूरत पड़ती है। इसे हम आधे घंटे के लिए स्टर करते हैं, पर रुक रुक के ओकेजनली स्टर किया जाता है। हम लोग इसे कंटिन्यूसली स्टर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको रुक रुक के स्टर करेंगे, तब तक हम अपने पीएच मीटर को कैलिब्रेट करना दिखाते हैं। अभी हमने 3 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार किए हैं, 4 pH, 9.2 और 7 pH। तो अभी हम 3 पॉइंट कैलिब्रेशन में जाएंगे। डीप ATC प्रोब एंड pH प्रोब। ये ATC प्रोब है और ये pH प्रोब है इन 4 pH बफर सॉल्यूशन। अब हम दोनों इलेक्ट्रोड 4 pH बफर सॉल्यूशन में डीप करेंगे। ये हमारा 4 pH बफर सॉल्यूशन है। अभी इलेक्ट्रोड्स 4 pH बफर के अंदर डीप करने से पहले हमको दोनों इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर से क्लीन करना है प्रॉपर्ली। और अब हमारे स्पेशलिस्ट आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम 4.0 pH बफर सोल्यूशन का pH रीडिंग लेने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे रीडिंग आ चुकी है। सर आप जरा एक्सप्लेन करें प्लीज इसे। अभी हमने ये pH इलेक्ट्रोड और टेम्परेचर प्रोब 4 pH बफर सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। अभी हम एंटर करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा कि उसके इक्विवेलेंट कितने मिलीवोल्ट है और कितना टेम्परेचर है। फिर हम यस करेंगे तो ये रीडिंग आपका आ जाएगा। ये बफर pH 4.01 और टेम्परेचर 29.2 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके इक्विवेलेंट मिलीवोल्ट है 167.9। ये आपका कैलिब्रेशन हो गया और रीडिंग दिखा रहा है 4.01। अभी एंटर करेंगे तो अभी ये सेकंड pH बफर मांगेगा। डीप ATC प्रोब एंड pH प्रोब इन 7 pH बफर सॉल्यूशन। अभी हम फिर से इसको क्लीन करेंगे। सर के हाथों में है 7 pH का बफर सोल्यूशन। अभी हमने ये इलेक्ट्रोड 7 pH बफर सॉल्यूशन में डीप कर लिया है और अभी हम एंटर प्रेस करेंगे। फिर यस प्रेस करेंगे। अभी ये 7 pH का 6.86 रीडिंग दिखा रहा है। टेम्परेचर 29.1 एंड मिलीवोल्ट है 4.8। देन इलेक्ट्रोड 9.2 pH बफर सॉल्यूशन में आएगा। अभी हम टेम्परेचर प्रोब और pH इलेक्ट्रोड 9.2 बफर सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जैसे कि हमने इसमें पहले से फीड किया था कि हम 3 बफर सॉल्यूशंस के लिए आपको वर्किंग स्टैंडर्ड दिखाएंगे। जैसे हमने पहले प्रोसीजर्स फॉलो किए थे 7 pH के लिए और 4 pH के लिए, उसी तरह से हम अपने 9.2 pH के लिए भी रीडिंग लेंगे। इलेक्ट्रोड मैंने 9.2 pH में डिप कर दिया है। मीटर सॉल्यूशन का जो इक्विवेलेंट मिलीवोल्ट रीडिंग है वो दिखा रहा है और टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए यस प्रेस करेंगे। देन ये इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा आपको कि pH है 9.14, टेम्परेचर 29 एंड मिलीवोल्ट 121.8 माइनस नेगेटिव में आएगा। देन एंटर। अभी ये स्लोप और ऑफसेट दिखाएगा, उसको भी एंटर कर देना है। ये आपका कैलिब्रेशन हो गया। जब हमारा इलेक्ट्रोड काम में नहीं है तो इसको हमेशा डिस्टिल वाटर पे
इस तरीके से एक बीकर पे डिस्टिल्ड वाटर पे रखें। कभी भी इसे किसी केमिकल पे ना छोड़ें, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रोड को के काम करने की क्षमता को कम कर देता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये सॉइल सोल्यूशन है जिसे हमने आधे घंटे रखा था और हल्के हल्के ओकेजनली इसको हमने स्टर किया था, इसे कंटिन्यूसली स्टर ना करें। रीडिंग लेने से पहले इसे अच्छे से हिला लें ताकि मिट्टी नीचे ना बैठे और पूरा सोल्यूशन आपका एक यूनिफॉर्म हो और एक जैसा समानांतर हो। अब उसी तरह मेजर करेंगे और हम देख रहे हैं कि इसकी पीएच जो है वो आपको डिजिट्स बार बार चेंज होती हुई दिख रही हैं। जब एक ये यूनिफॉर्म रीडिंग देगा और जब ये पीएच मीटर डिजिट्स ऊपर नीचे नहीं करेगा तो तब उसका मतलब है कि यही हमारे स्टैंडर्ड पीएच है अपने इस सॉल्यूशन का। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पीएच पे मीटर पे रीडिंग आई 7.82, तो हमें हमेशा ये देखना है कि जब अगर ये, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस पे रीडिंग आई है तो हमेशा हमें रीडिंग 1 डेसिमल प्लेस पे लेनी है। जैसे कि हमारा 7.82 आया तो हम उसको दिखाएंगे 7.8। अगर ये 7.85 होता या 5 से ऊपर होता तो हम इसे 7.9 पीएच बोलते। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप अपना पीएच एनालाइजर यूज ना कर रहे हो और जब ये ऑफ मोड पे सेट हो, कंडीशन में हो, तो तब आप हमेशा अपने दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि टेम्परेचर इलेक्ट्रोड और पीएच इलेक्ट्रोड दोनों को डिस्टिल्ड वाटर में ही डिप करके रखें। जब आप उसको यूज करते हैं तब आप उसे हमेशा इलेक्ट्रोड को पहले डिस्टिल्ड वाटर से रिंस करें, अच्छी तरीके से धो लें और उसके बाद टिश्यू पेपर की मदद से उसको, उसके नीचे का जो सेंसिटिव बल्ब है उसको हल्के हाथों से पोंछें, उसे रब ना करें। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी अभी। जैसे कि ये हमारी पीएच इलेक्ट्रोड है, ये टेम्परेचर इलेक्ट्रोड है। अभी क्योंकि हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने इसे डिस्टिल्ड वाटर में डिप करके रखा हुआ है। अब जब आप इसे यूज करें तो पहले तो इस तरीके से आप अपने दूसरे बड़े बीकर में इसको रखें और ये स्क्वीज बॉटल की मदद से जो डिस्टिल्ड वाटर है इसे आप इसे इस तरीके से रिंस कर लें। जब आप इसे रिंस कर लें अच्छी तरह, उसके बाद टिश्यू पेपर की मदद से आप इसे रब ना करें, बट इसका जो ये लास्ट एंड है इस पे हल्के हाथ से आप इसे इस तरीके से पोंछ लें। उसी तरीके से टेम्परेचर इलेक्ट्रोड पे भी। उसके बाद जब हम इसको यूज नहीं करते हैं तो आपको मैं अच्छे तरीके से दिखाऊंगी कि हमारे ये पीएच इलेक्ट्रोड में एक स्लीव होती है। ये प्लास्टिक स्लीव हमेशा इस बबल के ऊपर चढ़ी रहे जब आप इसे यूज ना कर रहे हो, और जब आप इसे यूज करते हैं तो आपको इस स्लीव को इस तरीके से नीचे करना पड़ेगा ताकि जो इसका बल्ब है वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाए। तो जब आप इसे यूज करें तो इस स्लीव को हमेशा नीचे कर लें ताकि ये बल्ब आपका एक्सपोज हो जाए, और जब आप इसे यूज ना करें तो इस स्लीव को वापस इस तरीके से चढ़ा लें ताकि ये बल्ब कवर हो जाए। दूसरी चीज इसमें जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आप इसके अंदर एक लेवल देख रहे होंगे एक सोल्यूशन का। ये हमारा सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl सोल्यूशन होता है और ये हमारे पीएच इलेक्ट्रोड में फिल होता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इसका लेवल आधा हो चुका है। जब आप ये मशीन नहीं लाएंगे तब उस समय पे सैचुरेटेड KCl का जो सोल्यूशन है ये पूरा भरा होता है, तो यूज करने पे ये सोल्यूशन कम होते जाता है। जब ये सोल्यूशन काफी कम हो जाए तो आप अपने एलिको जो आपकी वेंडर है या जो भी वहाँ पे जो इंजीनियर हैं उनसे संपर्क करें कि वो आकर के ये सैचुरेटेड KCl वापस इस इलेक्ट्रोड में भर दें। एक बात मैं और बताऊंगी, जो KCl हम इसमें भरते हैं वो वाला पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन नहीं है जो कि हम लैब में EC टेस्ट के लिए बनाते हैं। तो ये सैचुरेटेड KCl और जो KCl हम अपने EC में यूज करते हैं वो दोनों KCl एकदम अलग हैं। तो उस KCl को आप इस इलेक्ट्रोड के अंदर ना भरें। आप स्लीव को ऊपर चढ़ाने के बाद वापस आप इसे जब भी स्टोर करके रखें तो उसे वापस डिस्टिल्ड वाटर में ही हमेशा डिप रखें। ताकि इसका बल्ब ड्राई ना हो सके और वो हमेशा डिस्टिल्ड वाटर में ही इस तरीके से आप उसको स्टोर करके रखें।
एक चीज आप और ध्यान में रखें, जो इसकी स्लीव है ये बाद में आराम से मतलब उतरे ना आपसे इस तरीके से, जैसे अभी आप देख सकते हैं इसको हम आसानी से उतार सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्लीव उतारने में दिक्कत कर रही है तो इस स्लीव में 1-2 बूंद पानी की आप डाल दें, उससे जो स्लीव है इसका मूवमेंट फ्री हो जाता है और आराम से ये बल्ब के आपके जो होल है इसके ऊपर चढ़ जाएगी और आराम से ये इसको एक्सपोज करने के लिए आराम से नीचे भी उतर जाएगी। इंस्ट्रूमेंट से हम कोई भी सैंपल की इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी और उसका टोटल रिजल्ट सॉलिड है जो सॉल्यूशन के है वो चेक कर सकते हैं। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले ये यहाँ पे 230 वोल्ट एसी का वो पावर केबल आएगा। यहाँ ईसी और टेम्परेचर लिखा है, यहाँ ये कंडक्टिविटी सेल लगेगा इसी में। ये देखिए ये टेम्परेचर की नॉच, ये नॉच देखना है और ये उसको मैच करके अंदर से लगा देना है फिट करके। और ये लूज नहीं रहना चाहिए, अगर लूज रहेगा तो रीडिंग में वेरिएशन आएगा। उसी तरह टेम्परेचर का भी नॉच, ये टेम्परेचर का होगा, इसी तरह से लगा देना। देखिए ये हमारे इस पे लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोराइड 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन। ये लेबलिंग हर एक चीज में हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। और अब हम इसी का अपना ईसी जो है उसको नोट करेंगे, उसी को मेजर करेंगे। ये था, इसको स्विच ऑन करेंगे, ये पावर केबल। जैसे स्विच ऑन होगा तो डिस्प्ले पे एलिको लिमिटेड कंपनी का नाम लिखा हुआ आएगा। फिर हम एंटर देंगे तो ये वर्जन दिखाएगा माइक्रो प्रोसेसर ECTDS एनालाइजर 783। ये इंस्ट्रूमेंट का मॉडल नंबर है। फिर अगेन एंटर करेंगे तो वर्जन दिखाएगा, वर्जन है 2.3 एंड एंटर। चेक टेम्परेचर प्रोब एंटर एस्केप डैश मैनुअल, यानी कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक टेम्परेचर प्रोब है तो वो ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर को रीड करेगा। अदरवाइज आप एस्केप बटन दबा के मैनुअल उस टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। पर यहाँ क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर प्रोब है तो इसलिए हम एंटर का बटन दबा करके उसको ऑटोमेटिक टेम्परेचर की रीडिंग लेने के लिए बोलेंगे। तो मैं अभी एंटर का बटन दबा करके उसको ऑटोमेटिक रीडिंग लेने के लिए बोलूंगी। एंटर दबाने के बाद आप देखेंगे कि सेल कांस्टेंट पे आपका स्क्रीन पे सेल कांस्टेंट जो है वो आपको दिखाएगा कि वो एंटर सेल कांस्टेंट 1। तो पहले हम 1 पे अपने KCl सॉल्यूशन की EC देखते हैं कि कितनी आएगी। इसके लिए आप वापस एंटर बटन दबाएं। तो अब हमारा EC एनालाइजर आपको टेम्परेचर के साथ आपको दिखाएगा कि उसकी EC रीडिंग है 1.477। तो इसे अब हम किस तरीके से 1.412 पे लाएं, उसके लिए हम वापस एस्केप दबा करके अपना सेल कांस्टेंट को की वैल्यूज थोड़ी फ्लक्चुएट करेंगे। लाइक यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करने के लिए पहले एस्केप दबाएंगे, 0 एंटर, पॉइंट एंटर, 9 एंटर, 8 पे पहले हम देखते हैं कि वो कितना हमें उसका EC बताएगा। तो आप देख रहे हैं 0.98 पे वो EC दिखा रहा है 1.447, जिसका मतलब है कि अभी हमें उसका सेल कांस्टेंट और चेंज करना पड़ेगा ताकि वो EC 1.412 पे आ जाए। वापस एस्केप दबा करके सेल कांस्टेंट को हम वापस फीड करेंगे एट 0.996 पे हम देखते हैं कि वो कितना EC हमारे KCl सॉल्यूशन का दिखाएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 1.419 जो आया है KCl का EC वो दिखा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा 1.412 के क्लोज है। तो हम इतने ही EC और इतने ही टेम्परेचर पे अपने सॉइल सॉल्यूशन का EC नोट करेंगे। इसके लिए वापस एंटर दबाएं। KCl की EC मेजरमेंट लेने के बाद हम वापस जब हमें सॉइल सैंपल की EC मेजरमेंट लेनी है
तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने दोनों प्रोब्स यानी कि सेल कांस्टेंट प्रोब और जो हमारा टेम्परेचर प्रोब है उसे हम डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद इसे टिश्यू पेपर से हल्के हाथों से अच्छी तरीके से पोंछ लें, इस तरीके से। और फिर हमारा जो सॉइल सैंपल हमने लिया है इसको इसमें डिप करें। बट इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसका जो सुपरनेटेंट है सिर्फ उसी पे हमारा सेल कांस्टेंट जो है, जो प्रोब है, सेल कांस्टेंट प्रोब और टेम्परेचर प्रोब, इसी पे टच होनी चाहिए। ये सॉइल की जो लेयर है उस पे हमारी प्रोब टच नहीं होनी चाहिए। तो सेल कांस्टेंट को अब हम मेजर करेंगे। प्रोब्स को हमने अपने सॉइल सैंपल में डाला सिर्फ सुपरनेटेंट तक, और अब हम हिसाब से ईसी मेजरमेंट हमारा एनालाइजर जो है वो दिखाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रीडिंग जो दिखा रहा है ईसी की, वो दिखा रहा है 415.1 और 2 माइक्रो सीमेंस पर। बट आपने ध्यान दिया होगा जब हमने अपना सेल कांस्टेंट रीडिंग लिया था तो वो हमारा यूनिट कुछ और थी, वो माइक्रो सीमेंस की जगह वो मिली सीमेंस था। तो हमें उसके हिसाब से अपनी ईसी की कैलकुलेशन माइक्रो सीमेंस के बजाय मिली सीमेंस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा सॉइल सैंपल है इसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो वैरी करता है, वो सॉइल टू सॉइल वैरी करता है। इसलिए हमें ईसी की यूनिट और सेल कांस्टेंट की यूनिट जो है वो एक ही सेम यूनिट में लानी चाहिए। अगर हम मिली सीमेंस में ले रहे हैं तो ईसी और सेल कांस्टेंट दोनों मिली सीमेंस में होना चाहिए, और अगर हम माइक्रो सीमेंस में ले रहे हैं तो सेल कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों जो है माइक्रो सीमेंस में होनी चाहिए। बट हमारे